दिल्ली के पास फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। अंडरपास में भरे पानी में डूबने से 2 की मौत। जी हां, दिल्ली से खबर सामने आ रही है और अंडरपास में डूबने से 2 की मौत बताया जा रहा है। फरीदाबाद में यह हादसा हुआ है। जो एक्सयूवी डूबी उसमें सवार थे बैंक मैनेजर और कैशियर। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया। देर रात घर लौटने के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ, एक्सयूवी डूबी और उसमें ये इन दोनों की मौत हो गई। दोनों की जान चली गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। तो बहुत ही हैरान करने वाली ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यही ओल्ड अंडरपास में पानी में डूब गई थी और इसमें दर्दनाक मौत हो गई। ये देखिए जिनकी मौत हुई है वो भी हम बता रहे हैं, बैंक मैनेजर और कैशियर दोनों थे, उनकी मौत हो गई इस हादसे में। और बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक पुण्य और विराज अपने घर जा रहे थे और ये कल रात करीब 10 बजे की घटना है। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में लगभग 10 फुट तक पानी भरा था। रात के अंधेरे में चलते गाड़ी चला रहे थे पुण्य और उनको पानी भरने का अंदाजा नहीं लगा। उन्होंने अपने एसयूवी को पानी में ही उतार दिया और फिर डूबने लगे। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। चारों तरफ से बंद कार से युवकों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश असफल रही और नतीजा यह हुआ कि दोनों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक हादसा दिल्ली में सामने आया। आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हुई और फरीदाबाद का ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडरपास जो है वो मौत का अंडरपास बन गया। दरअसल जब बारिश हुई तो शुक्रवार को इस ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडरपास में तकरीबन 13 से 15 फुट तक पानी भर गया और एक एक्सयूवी कार इसमें से जा रही थी जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे और उन 2 लोगों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल विराज जो कि HDFC बैंक में कैशियर है, गुड़गांव के सेक्टर 31 बैंक में काम करता है, उनके साथ उनके बैंक मैनेजर पुण्य श्रेय शर्मा मौजूद थे। दोनों गुड़गांव से अपने बैंक से आ रहे थे और उनको यहां ओमैक्स सोसाइटी में जाना था जहां पे पुण्य श्रेय रहते हैं। दरअसल विराज को पुण्य श्रेय के यानी कि अपने बैंक मैनेजर के घर पे रात में रुकना था, लेकिन जब वो लोग अपनी एक्सयूवी कार से इस अंडरपास से आए तो यहाँ पर पानी भरा हुआ था। विराज के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ जब जाना शुरू किया तो कोई भी यहाँ पर नहीं था, पानी भरा हुआ था, किसी ने उनको नहीं रोका, ना ही कोई यहाँ पर बैरिकेड लगाया था, जिस वजह से उन्होंने गाड़ी को अंदर की तरफ लिया और ज़्यादा पानी होने की वजह से गाड़ी अंदर जाकर के फंस गई और पानी गाड़ी में भरने लगा। जो एक्सयूवी 700 के डोर थे, दरवाजे थे, वो ऑटोमेटिक लॉक हो गए और दोनों उसके अंदर फंसे रह गए। पानी ज़्यादा भर गया तो दम घुटने की वजह से पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक लाश कार के अंदर मिली, जबकि जो दूसरी लाश है वो पानी में पुलिस को मिली थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब देर रात पुण्य श्रेय के घर पर ये दोनों नहीं पहुंचे तो पुण्य श्रेय की पत्नी ने उनके साथ काम करने वाले आदित्य नाम के शख्स को फोन किया। वो लोग ढूंढने पहुंचे और जब ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको बताया कि एक एक्सयूवी 700 कार पानी में डूब गई है और दोनों की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त यहाँ पर पानी भरा हुआ था यहाँ पर किसी भी तरीके का बैरिकेड या साइन बोर्ड नहीं था और विराज और पुण्य श्रेय दोनों को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि पानी इतना ज्यादा हो सकता और इसी वजह से वो अपनी एक्सयूवी 700 गाड़ी को अंदर ले गए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस अंडरपास में 10 फीट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है और फिलहाल जो एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज पानी को निकालने का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था तो क्यों बैरिकेड नहीं लगाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे और उन्होंने इन दोनों को गाड़ी ले जाने से अंदर रोका था, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती गाड़ी लेकर के अंदर आ गए हैं। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर बाहर बैरिकेड को लगा दिया गया है। ये पहला हादसा नहीं है इस अंडरपास में, इससे पहले भी पिछले साल जब पानी भरा था तो यहाँ पर एक शख्स की इसी अंडरपास में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। सवाल कई उठते हैं, सवाल सिविक एजेंसीज पर उठते हैं। करोड़ों रुपया फरीदाबाद में नालों की सफाई, अंडरपास की सफाई के लिए जाता है। बरसात के आने से पहले तमाम जो बड़े नाले हैं उनको साफ किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की वाटर लॉगिंग या जल भराव ना हो, लेकिन हालात जस के तस हैं। फिलहाल पुण्य श्रेय और विराज की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है।
तो हादसे के बारे में उसी अंडरपास से बता रहे थे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। और आइए सुनिए पुण्य और विराज के साथ काम करने वाले उनके दोस्तों का क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है। रात को ये ऑफिस से निकले थे करीब 9:30-10। कौन लोग थे? विराज एक लड़का हमारा कैशियर है ब्रांच में, और जो पुण्य शर्मा जी हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। वो ब्रांच से निकले थे रात को और ऑफिस मतलब घर जाने के लिए। हाँ, अब तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेटिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेटिंग हटा कर जाते। बैरिकेटिंग था नहीं, अगर बैरिकेटिंग होता तो नहीं जाता। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं, और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और इस हादसे से कई सवाल उभरते हैं। टीवी 9 ये सवाल हरियाणा के फरीदाबाद के सिस्टम से पूछता है। सवाल क्या है? सवाल देखिए आपके सामने, अंडरपास में इतना पानी कैसे भर गया? पहला सवाल तो यही है, ये पानी निकला क्यों नहीं? भरे पानी को निकालने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, अंडरपास खतरनाक था तो सतर्क क्यों नहीं किया गया? ये है तीसरा सवाल। और चौथा सवाल, क्या अंडरपास के रास्ते पर बैरिकेडिंग नहीं थी? ये भी आरोप लगाए गए, तो बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? ये भी मामला जांच का विषय है। लापरवाही से हुई 2 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अंडरपास में पानी हर साल भरता है, ये हमारे संवाददाता पुनीत ने भी बताया थोड़ी देर पहले आपको रिपोर्ट में। सीधे चलेंगे पुनीत के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत शर्मा। पुनीत, अब सवाल ये है कि आरोप दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं, सवाल दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ है कि बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, वहां पर कोई था क्यों नहीं रोकने के लिए? पुलिस कह रही है कि रोका गया था। तो अभी फिलहाल क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या परिवार किसी तरह की कंप्लेन कर रहा है और पुलिस ने जो सफाई दी है वही पर्याप्त है, या फिर सिविक बॉडीज की तरफ से भी कुछ कहा गया है, कहीं से कोई से प्रशासन की तरफ से इस पर डिटेल में विस्तार में सफाई दी गई है? क्योंकि आपने बताया कि पहले भी यहां इस तरह के हादसे हुए हैं। देखिए, हमने परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की। पोस्टमार्टम हाउस में परिवार में काफ़ी ज़्यादा गम है और साथ ही गुस्सा भी है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में झूठ बोली है। हालांकि वो लोग कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस वक्त ये दोनों गाड़ी लेकर के अंदर गए, वहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं था, पुलिस ने ना कोई चेतावनी दी थी, और यही वजह है कि उन दोनों को पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं था और इसीलिए गाड़ी लेकर के वो अंदर चले गए। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। पुलिस का कहना है कि उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी। फिलहाल वहां पे बैरिकेड जरूर लगाया गया। आपको एक गाड़ी दिखाना चाहेंगे, यही वो एक्सयूवी गाड़ी है जिसमें शुक्रवार की रात को पुण्य श्रेय और उसके जो कैशियर साथी थे वो लोग फंसे हुए थे। पीछे का ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, डिग्गी तोड़ी गई है और उसके बाद उनको निकाला गया है। पानी गाड़ी के अंदर तक भरा हुआ था। 13 से 15 फीट तक की गहराई वहां पर अंडरपास में थी जिसमें पानी भरा हुआ था, और उसके बावजूद अभी की अगर बात की जाए 15-16 घंटे बीत जाने के बावजूद तो वहां पर अभी पानी पूरी तरीके से नहीं निकाला गया है। एक मशीन लगाई गई है, लेकिन 10 फीट से ज्यादा पानी अभी भी वहां पर भरा हुआ है। परिवार वाले काफी ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अब लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पुण्य श्रेय जो कि बैंक मैनेजर थे एक बड़े बैंक में, और उनका जो कैशियर था, वो इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। शुक्रिया आपका पुनीत इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली में चल रहे गैंग वॉर की। जी हां, दिल्ली में जिम मालिक हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग ने जिम मालिक नादिर की हत्या की। 5 करोड़ की रंगदारी न देने पर नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर की हत्या में गैंगस्टर रणदीप भी शामिल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिम मालिक की हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड को लेकर ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बड़ा खुलासा क्या हुआ है वो भी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। लॉरेंस गैंग से दुश्मनी की वजह से ये मर्डर हुआ, जो पहली बड़ी बात आ रही है। पूरी थ्योरी क्या है इस पूरे मामले में अभी तक? तो नादिर शाह कुणाल छाबड़ा का बिजनेस पार्टनर था। कुणाल छाबड़ा दिल्ली में अवैध कॉल सेंटर चलाता है। लॉरेंस गैंग ने कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। नादिर ने कुणाल से लॉरेंस को पैसे देने से मना किया था। इसके बाद लॉरेंस को पुलिस ने हिरासत में लेकर टॉर्चर किया। लॉरेंस ने पुलिस के सामने ही कुणाल से 10 करोड़ लेने की बात
कही थी। ये सोर्सेज के हवाले से पूरी जानकारी सामने आई है। इस घटना के पीछे का पूरा बैकग्राउंड सामने आया है। नादिर शाह की हत्या की साजिश अब कैसे हुई ये भी देखिए। नादिर की गैंगस्टर रवि गंगवाल और रोहित चौधरी से दोस्ती थी। दोनों गैंगस्टर से उत्तर पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा की दुश्मनी थी और लॉरेंस ने रोहित गोदारा के जरिए हाशिम बाबा का इस्तेमाल किया। लॉरेंस ने गैंगस्टर रणदीप को भी साजिश में शामिल किया। रणदीप आजमगढ़ का रहने वाला, उसने आजमगढ़ से शूटर भेजे। तिहाड़ जेल में हाशिम बाबा ने समीर बाबा को साजिश में शामिल किया था। समीर बाबा की भी नादिर शाह से दुश्मनी थी और समीर इस वक्त तिहाड़ में है। पूरा एक नेक्सस और बैकग्राउंड नजर आ रहा है, आपसी दुश्मनी का भी और पैसों के लेन देन का भी। हाशिम बाबा और आजमगढ़ के शूटरों ने हत्याकांड को आखिर में अंजाम। ये हत्याकांड में ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन नाम सामने आए हैं। नितलेश तिवारी, विशाल वर्मा, आकाश आजमगढ़ से हैं, जबकि नवीन बालियान सोनीपत का रहने वाला है। तो ये देखिए, ये वो नाम सामने आए हैं। ये जो नाम सामने आए हैं उसमें बहुत साफ हो रहा है कि किस तरीके से पूरा एक नेक्सस क्रिएट किया गया इस हत्याकांड के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। जितेंद्र, इस हत्याकांड को क्या माना जाए? कोई आपसी रंजिश माना जाए, पैसों की उगाही वसूली का मामला है, या फिर ये कोई गैंग वॉर का हिस्सा है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश में दोनों बातें सामने निकल कर आई हैं। एक तो सबसे पहला जबरन उगाही का मामला और दूसरा आपस की गैंग वॉर। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा एक कुणाल नाम का शख्स है जो कि दिल्ली के अंदर अवैध कॉल सेंटर्स चलाता है, उसको 5 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कॉल किया था, जिस पर नादिर शाह जो कि इसका बिजनेस पार्टनर है कुणाल का, नादिर शाह ने पैसे देने के लिए मना करा और खुद लॉरेंस बिश्नोई को समझाने की कोशिश की। लेकिन लॉरेंस जब नहीं माना तो इन बिटवीन जो पता चला कि दरअसल कुछ पुलिस वालों से भी दबाव लॉरेंस बिश्नोई पर नादिर शाह की तरफ से डाला गया। उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई था और गुस्सा हो गया और उसने पुलिस वालों के सामने ही बोला कि अब वो इस 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए वसूल करेगा, जिसको लेकर उसने दोबारा से कुणाल को जबरन उगाही के लिए धमकी दी। तो उसके बाद इस पूरे मामले में एक जो गैंग वॉर था वो जुड़ता चला गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को नागवार गुजरी बात। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने हाशिम बाबा जो कि लॉरेंस के गैंग का ही हिस्सा माना जाता है, जो कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, हाशिम बाबा के जरिए शूटर्स का अरेंजमेंट किया और उसके बाद जो नादिर शाह है उसकी हत्या करवाई गई। तो फिलहाल पुलिस ने अब तक 4 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। जो मेन 2 शूटर हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में अब पुलिस हाशिम बाबा और साथ ही जो लॉरेंस बिश्नोई है इनके बयान भी दर्ज करेगी। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, दिल्ली के एक बिजनेसमैन को फोन पर धमकी दी गई। एक और खबर देखिए इसी तरह की सामने आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम भी इसमें शामिल है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी है धमकी, 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। फोन पर धमकाता सुनाई दे रहा है गैंगस्टर रोहित गोदारा, सारे काम धंधे खत्म ही कर देंगे, ये धमकी दी गई है गोदारा की तरफ से। हेलो जैन, क्या हाल चाल है तेरे? रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। एक तो मेरा भाई छोड़ तू, जो दिमाग लगा रहा है ना तो आवाज वो तेरे पास सारी आ रही है, तो मरने के लक्षण मत कर, नहीं तो ध्यान रखना है तेरे काम धंधे सारे खत्म ही हो जाएंगे तेरे, ठीक है? अगर अब तेरा रिप्लाई नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में रिप्लाई कर देना, नहीं आया तो कोई नहीं, फिर तैयार रहना। फिर तेरे से ना तो हमें रुपए चाहिए ना कोई और, फिर तेरे को यही बताएंगे हम कौन है कौन नहीं है, आवाज आ जाएगी तेरी, ठीक है? जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं उनका। जितेंद्र, रोहित गोदारा का नाम देखिए दिल्ली एनसीआर के कई वारदातों में सामने आया है। ये ऑडियो अब तो सामने आया, साफ पता चल रहा है कि यहां पर रंगदारी वसूली का काम बड़े लेवल पे चल रहा है। इस ऑडियो टेप को लेकर और क्या बातें सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए पिछले अगर देखिए तो 1 साल के अंदर रोहित गोदारा की तरफ से दिल्ली के अलग अलग बिजनेसमैन को तकरीबन 3 से 4 कॉल की गई हैं और उसमें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की जो फ्रोती जो जबरन उगाही थी उसकी डिमांड की गई थी। दरअसल जो रोहित गोदारा है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और अमेरिका में बैठकर लॉरेंस गैंग का जो जबरन उगाही का धंधा है उसको संभाल रहा है। बताया जाता है कि रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है और रोहित गोदारा जो है वो अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है।
उसका रिश्तेदार भी है, उसके साथ मिलकर इस गैंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार जो शूटर्स है, अगर कोई पैसा नहीं देता है तो शूटर्स के जरिए बाकायदा फायरिंग भी करवाई जाती है। तो फिलहाल इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोशिश की जा रही है किसी तरीके से रोहित गोदारा तक पहुंचने की, और साथ ही जो उसके शूटर्स यहां पर अभी भी मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, उनकी भी धरपकड़ अब तेज कर दी गई है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और खबर घाटी में 3 दहशतगर्दों के अंत की। जी हां, बारामूला की बात करें, बारामूला में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा हो चुका है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है कि ये टेररिस्ट कौन है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं इस ऑपरेशन में। तो बारामूला में सेना के इस ऑपरेशन में तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं और तीनों आतंकियों को सेना ने घेर लिया इस इलाके में और उनका खात्मा कर दिया। तस्वीरें ये जो सामने आई हैं इस ऑपरेशन के दौरान की, जब इन आतंकियों को सेना ने इस जगह पर घेर रखा था। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। गोलीबारी की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। सीधा आमना सामना इन तीनों आतंकियों से और जैश के आतंकी अभी तक बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इनका कनेक्शन जैश से हो सकता है। तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं सेना के द्वारा। और देखिए बारामूला के इस एनकाउंटर में घायल हुए एक आतंकी का वीडियो सामने आया है। गोली लगने के बाद जमीन पर यह आतंकी गिरा हुआ था। ड्रोन कैमरों से आतंकी की तस्वीर सामने आई है। यही वो आतंकी है, जैश आतंकी, जिसे गोली लगी और वो देखिए जमीन पर गिरा हुआ तड़पता नजर आ रहा है। हालांकि बाद में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि एनकाउंटर में जो 3 आतंकी मारे गए उसमें यह भी शामिल है। फिलहाल ये वीडियो सामने आया है एनकाउंटर के दौरान जब इस आतंकी को गोली लगी थी और ये जमीन पर गिरा हुआ था। और बारामूला में किस तरह 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, इसकी डिटेल भी हम आपको बताते हैं। किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। देखिए दहशतगर्दी से लगातार यह युद्ध जारी है। किस तरह से इन आतंकियों को मारा गया। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, यह पहली बड़ी जानकारी। और पट्टन इलाके के चक टप्पर क्रीरी में यह एनकाउंटर हुआ था, जो एरिया हम आपको दिखा रहे थे जहां पर फायरिंग की आवाज आ रही थी। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार देर रात घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और ऑपरेशन को शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर के इन आतंकियों का शिकार शुरू किया। सुबह हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, यह भी जानकारी सामने आई सुबह। और आतंकवादियों की शिनाख्त फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई और आतंकी तो नहीं छिपा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त महराज जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महराज, ऑपरेशन हो गया, 3 आतंकी मारे गए, आतंकियों को लेकर अभी तक सेना की तरफ से कोई ब्रीफिंग दी गई है क्या? इनके बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं क्या? रवि, बिल्कुल हम उसी मुठभेड़ स्थल के बिल्कुल अपोजिट में खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो अबेंडेंड स्कूल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलियों के मार्क अभी भी है। हालांकि पुलिस ने जो है मार्क करके अब इस पूरे शिविर को जो है अब यहाँ पे जो है प्रतिबंध कर दिया है कि कोई भी इसमें अंदर घुस नहीं सकता। हालांकि हमने इससे पहले जो है इसमें BDS बुलाया गया, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है। तो निसंदेह जो है कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस की कि कोई भी एक्सप्लोसिव अगर अंदर पड़ा हो तो वो कहीं फट ना जाए और इसके वजह से जो है आम लोगों को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और बता दें आपको कि अभी तक
जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इन मिलिटेंटों की पहचान नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 2 जो मिलिटेंट्स हैं वो फॉरेनर्स दिख रहे हैं, जबकि एक जो है वो स्थानीय बताया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर कहीं 3 मिलिटेंटों को मार गिरा गया है, लेकिन विशेषकर इसमें जो है हाईटेक वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नाइट विजन्स था। और बता दें आपको कि पूरा रात ये ऑपरेशन लगातार जारी रहा। इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया और फर्स्ट लाइट का इंतज़ार किया गया, और इसमें बिल्कुल सर्च लाइट्स और नाइट विजन डिवाइसेस के साथ साथ क्वाड कॉपर्स का भी इस्तेमाल किया गया। और निस्संदेह जो सफलता सुरक्षा बलों को यहाँ पे देखने को मिली है वो इन कठिन प्रयास के बाद ही मिली है। जी रवि। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो सेना को बड़ी सफलता मिली है, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है यहां पर। और देखिए किश्तवाड़ में सेना के 2 जवान ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं। लगातार आतंकियों से सेना लोहा ले रही है और किश्तवाड़ में आतंकियों को घेरा गया, इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवानों की शहादत हुई है। जेसीओ नायब सूबेदार विपिन कुमार शहीद हुए हैं, सिपाही अरविंद सिंह की भी शहादत हुई है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, माहौल खराब करने के लिए आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इधर देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा में आज पीएम मोदी ने एक जनसभा की। डोडा में करीब 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा की। पीएम मोदी ने कहा, जिन पर आपका भरोसा उनको आपकी चिंता नहीं, उन लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने आतंकवाद परिवारवाद को बढ़ाया, अब आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यह पीएम मोदी ने कहा। यह चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है, परिवारवाद ने राज्य को खोखला कर दिया है, पीएम मोदी का बयान। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता केस की। कोलकाता केस में प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक डॉक्टर से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, धरने वाली जगह पर पहुंची सीएम ममता। स्वास्थ्य भवन के बाद डॉक्टरों से की मुलाकात। तो ये तस्वीरें आज सामने आई हैं जब ममता बनर्जी खुद यहां पर धरने पर बैठे डॉक्टर से मुलाकात करने पहुंच गई। ये तस्वीरें तभी की हैं। देखिए ममता बनर्जी बात कर रही है डॉक्टर से और मीडिया के सामने बयान भी दे रही हैं। इसके पहले ममता बनर्जी ने इंतजार किया डॉक्टर्स के आने का, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की शर्त न मानने की वजह से वो बैठक, वो मीटिंग, वो मुलाकात नहीं हो पाई। आज अचानक ममता बनर्जी धरना स्थल पर खुद ही पहुंच गई। আমি নিজে আপনাদের এখানে
এসেছি তার কারণ আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। और सीएम ममता की अपील पर डॉक्टरों का जवाब क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम हमारे बीच आई, इसके लिए धन्यवाद। ये कहा है डॉक्टर्स ने जो धरने पर बैठे हुए थे। मीटिंग के बाद आगे की रणनीति हम बनाएंगे, डॉक्टर्स का ये कहना है। तो ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है 12 सितंबर की पहली तस्वीर, जिसमें ममता बनर्जी इंतजार करती रही, लेकिन धरने पर बैठे डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। मामला फंस गया यहां पर कि डॉक्टर्स चाहते थे कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो। जो लोग धरना दे रहे थे वो कह रहे थे कि जो बातचीत हो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, ताकि सबको पता चले कि क्या बातचीत थी। दूसरी तस्वीर है आज की, यानी 12 के बाद 14 सितंबर, 2 दिन बाद ममता बनर्जी खुद ही अचानक पहुंच गई वहां धरना स्थल पर डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए। और ये सब कुछ मीडिया में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आज वो लाइव डॉक्टरों के साथ मिलने पहुंची मीडिया के कैमरे के सामने, तो उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्यों तैयार नहीं हुई, ये सवाल डॉक्टर्स उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो प्रस्ताव आया है हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ममता बनर्जी जो आई, हम आगे की रणनीति तय करेंगे बैठक के बाद। और अब बात हिमाचल की। हिमाचल में मस्जिद संग्राम जारी है। संजौली और मंडी की मस्जिदों में कथित अवैध अतिक्रमण पर हिंदू संगठन आक्रामक है। आज शिमला की संजौली मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी जय शिवाजी और जय भवानी के नारे लगा रहे हैं। अतिक्रमण और लाठीचार्ज से नाराज लोगों ने आज हिमाचल में बाजार बंद का ऐलान भी किया है और हिमाचल के अलग अलग जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। शिमला में भी आज बंद का आह्वान किया गया था। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में यह मामला गर्माता जा रहा है और सिर्फ शिमला ही नहीं बल्कि मंडी में भी यह विवाद सामने आया। मस्जिद विवाद पर शिमला में आज भी प्रदर्शन हुआ और लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद का आह्वान था। संजौली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मस्जिद विवाद पर प्रदर्शन में हंगामा हुआ था, दुकानें बंद, भारी तादाद में सड़क पर लोग उतरे। शिमला के अंदर जो संजौली में हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसमें जो आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हम सब ने व्यापारी भाई लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। यहाँ पर जो बाहर के लोगों की आवाजाही है और ये बंद हो, और यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। फेरी वाले, इनका कोई भी ना तो वेरिफिकेशन है, इनकी दुकानें यहाँ पे ली है, ना उनका कोई एग्रीमेंट है। और जहां पर हम एक दुकान का किराया देने में 5,000 3,000 देना बेबस हो जाते हैं, समर्थ होते हैं, ये 15 से 20,000 तक किराया देने में समर्थ कैसे हैं? ये प्रोटेस्ट में निकाला जा रहा है जो मस्जिद संजौली में अवैध बनी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, ताकि जो अवैध मस्जिदें हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है अवैध मस्जिदों पे, इसलिए हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिदों पे सरकार कुछ न कुछ करे। तो मस्जिद विवाद लगातार हिमाचल में बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से आए दिन इस तरह की स्थिति है। देखिए, जो बंद का आह्वान किया गया था उसमें क्या हुआ, कुछ बड़ी बातें आपके सामने। तो बंद में शामिल
कौन कौन लोग, देखिए वीएचपी समेत कई संगठन इस बंद में शामिल हुए थे। बंद का उन्होंने आह्वान किया था। बाजार बंद करने की बात कही गई थी। कौन कौन से बाजार बंद का आह्वान था? तो मंडी, चंबा, कुल्लू और संधोल, ये वो बाजार थे जिनके बंद का आह्वान किया गया था। कुछ जरूरी बातें, 4 जिलों में 5 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे, ये कहा गया। शिमला में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में यह बंद का आह्वान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है और डिप्लोमेसी से लेकर बड़ी सैन्य ताकत बनने तक हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की कहानी बयां कर रही हैं। भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण किया गया। एक के बाद एक गोले दागे गए, अलग अलग रेंज के टारगेट्स पर निशाना साधा गया। जोरावर अपने सभी मानकों पर खरा उतरा है। यह हुई पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर, मिसाइल परीक्षण की है दूसरी तस्वीर। ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण किया गया। लगातार 2 दिन 12 और 13 सितंबर को यह टेस्ट हुआ और लक्ष्यों को बेअसर करने की इस मिसाइल की सटीकता और क्षमता को परखा गया। तो इनसे भारत की शक्ति और बढ़ी है। दुनिया ने भारत की ताकत को और देखा है। भारत में बने लाइट वेट टैंक जोरावर का शक्ति परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। टैंक ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को तबाह किया। यह टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हल्का होने के कारण जोरावर पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से चल सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में इसका प्रदर्शन असाधारण रहा है। इस टैंक ने अपने सभी टारगेट हासिल किए, यानी सभी टारगेट्स को ध्वस्त किया। यह हो गई पहली तस्वीर। और अब आपको स्वदेशी जोरावर टैंक की खासियत और ताकत के बारे में बताते हैं। क्या अहम बातें हैं जोरावर को लेकर, जरा देखिए जोरावर की खासियत क्या है। 25 टन वजन है इसका, सबसे पहली बात तो ये, और 105 mm कैलिबर गन से लैस है। बख्तरबंद टैंक है, यानी कि काफी मजबूत, बाहर से नुकसान नहीं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव एक्टिविटी आर्मर लगी हुई है और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से ये लैस है। ड्रोन से लैस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, यानी कि अत्याधुनिक टैंक है और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल सटीक है जोरावर टैंक। और जोरावर टैंक की खासियत के बारे में आपको हमने बताया और अब आपको बताते हैं कि ये टैंक क्यों खास है, उस पर भी नजर। जोरावर क्यों खास है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमले में कारगर है। ऊंची चोटी पर आसानी से पहुंच सकता है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। पूरी तरह से बख्तरबंद टैंक है ये, और पानी में भी उतरने में कारगर है। अचूक निशाना लगाने में सक्षम, बड़े टैंक को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। तो ये तमाम खासियतें हैं और साफ ये पता चल रहा है कि ये टैंक भविष्य के युद्ध को देखते हुए, दुर्गम क्षेत्रों के युद्ध को देखते हुए निर्मित किया गया है। स्वदेशी टैंक के बाद अब बात करते हैं स्वदेशी मिसाइल की। तो ओडिशा के चांदीपुर में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी VLSR सैम का परीक्षण किया गया और सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का 12 और 13 सितंबर को परीक्षण किया गया। परीक्षण में VLSR सैम मिसाइल ने कम ऊंचाई वाले एक लक्ष्य पर निशाना बनाया और उसे हिट किया। तो इस तरह से भारत की जो वायु शक्ति है, यानी कि हवा में मार करने की ताकत है, उसमें और इजाफा हुआ है इस सफल परीक्षण के बाद से। और देखिए VLSR सैम मिसाइल की खासियत भी आपको हम बता दें तो VLSR सैम मिसाइल की कुछ खासियतें आपके सामने। मेक इन इंडिया के तहत ये स्वदेशी मिसाइल बनी। दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आती है। तेज रफ्तार, पलक झपकते ही हवाई खतरा होगा तहस नहस। एयर डिफेंस के तहत ये एक मजबूत रक्षक। मिसाइल की मारक क्षमता 80 किलोमीटर और VLSR सैम मिसाइलों का तीनों सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। थल, जल और वायु सेना भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से भारत की जमीन और हवा की ताकत बढ़ी है, जैसा कि हमने आपको 2 तस्वीरों और 2 खबरों के माध्यम से बताया। और अब बात करते हैं अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की। जी अंतरिक्ष में जाने के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की, कैमरे के सामने आए। मीडिया से बातचीत के दौरान सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंसे होने का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि स्टार लाइनर जो पिछले सप्ताह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटा, उससे वो भी पृथ्वी पर लौट सकती थी। स्टार लाइनर के पृथ्वी पर लौटने के बाद सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की वापसी टल गई। दोनों अब अगले साल फरवरी में धरती पर लौट सकेंगे।
और सुनीता विलियम्स का दर्द छलकने की वजह भी है। अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी टल गई है। 13 जून को पहली बार सुनीता विलियम्स की वापसी टली थी, दूसरी बार 26 जून को उनकी और बैरी विलमोर की वापसी टली थी, और 7 सितंबर को तो उनके बगैर स्टार लाइनर वापस पृथ्वी पर लौट आया। स्टार लाइनर की वापसी के बाद तो ये तय हो गया कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को और 4-5 महीने स्पेस में ही रहना होगा, वहीं बिताना होगा समय। अगले साल फरवरी के महीने में ही उनकी वापसी मुमकिन हो पाएगी। ये तीनों तारीखें आप देखिए जब इनकी वापसी टली और अब वो मीडिया के सामने भी आए। केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी पर एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज। सीएम आवास पर केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी हुई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी ढेर। बारामूला में मारे गए 2 आतंकी। विदेशी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। मुठभेड़ में मारा गया 3रा आतंकी लोग। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर खरगे ने कहा, चीन मुद्दे पर विदेश मंत्री संसद में मौन रहते हैं। जयशंकर विदेशी धरती पर बयानबाजी करते हैं। पीएम का चीन प्रेम भारत की अखंडता के लिए खतरा। खरगे का बयान।